Hello my dear students, wishing you all a very happy Children's Day. आई होप आपने अपना चिल्ड्रंस डे अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड मेरे अगर कोई भी पुराने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यस, मैं आज आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अभी न्यू बच्चे तो ऑब्वियसली मैं मिलके ही आई हूँ उनसे, बट मैं आज अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज मैं यहाँ पे आपके साथ क्लास 10th का वन शॉट वीडियो के साथ हूँ। वो हेरिडिटी चैप्टर का है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और लेकिन हमारे सिलेबस में तो हेरिडिटी है, ठीक है। सो आज मैं चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हेरिडिटी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। वन शॉट होगा, एक वीडियो देख लोगे तो उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख भी दूंगी यहाँ पे, और फिर संडे रिवीजन की वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमारा साथ कॉन्जिक्यूटिवली चल रहा है। फाइन, सो फाइन, लेट्स स्टार्ट दिस हेरिडिटी चैप्टर। हेरिडिटी का मतलब क्या, देखिए एकदम बेसिक से समझेंगे। वन शॉट है, थोड़ा भगाऊंगी नहीं लेकिन फिर भी, ठीक है। हेरिडिटी में क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इनहेरिटेंस करना। किसी भी चीज को इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिट करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई भी चीज को पास ऑन कराना। जैसे अभी हम सब जैसे भी दिखते हैं, हमारी आँख नाक कान मुंह, हम बहुत सुनते हैं कि ये अपने पापा की जैसी दिखती है, मम्मी की जैसी दिखती है। तो वाई? बिकॉज हम सब ने उनसे अपना कैरेक्टर क्या लिया है, एक्वायर किया। हमने उनसे कैरेक्टर लिया हुआ है हेरिडिटी के थ्रू। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो कैरेक्टर क्या हुआ है? पास हुआ है, ठीक है। तो हेरिडिटी में पास क्या होता है? देखिए, हमें हेरिडिटी में बेसिक चीज दिखती क्या है? कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर किसके थ्रू दिखती है? जीन के थ्रू। जीन, डीएनए, ठीक है। आप कहोगे मैम ये क्या है? हेरिडिटी में मैं कहती हूँ ना कि हेरिडिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैरेक्टर जीन्स के थ्रू कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो ये कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे तुम्हारी आंखों का कलर, तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारी हाइट, ये सारी चीजें बेटा क्या है? कैरेक्टर होती हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टर हमारे अंदर आते किसके थ्रू है? जीन्स के थ्रू। ये आते किसके थ्रू है? जीन्स के थ्रू आते हैं। होता क्या है, जैसे एक सिंपल सा चीज मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है। अरे ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। आपको पता है ये किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। इस क्रोमोसोम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? डीएनए देखने को मिलेगा। और उसी डीएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जीन्स देखने को मिलेगा। अब वही जीन क्या करेगी? आपको कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी। यहाँ तक आप समझ गए? वेरी गुड। फिर उसके बाद अब देखो होता क्या है कि मैंने बोला कि न्यूक्लियस है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स, ठीक बेटे। क्रोमोसोम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? डीएनए। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, जीन्स, इसके थ्रू ट्रांसमिशन होगा कैरेक्टर का। ये क्या करेगा? ये जीन हेल्प करेगा कोई ना कोई प्रोटीन के सिंथेसिस कराने में। और वही प्रोटीन की सिंथेसिस, जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ना बेटा, वो तुम्हारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। वो तुम्हारे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मैंने क्या बोला कि हमारे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए है, उसके फंक्शनल सेगमेंट, स्ट्रक्चरल सेगमेंट्स हमारे पास जीन्स हैं। अब फिर वो जीन क्या करेगी? कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगी, और उसी प्रोटीन सिंथेसिस से हमें कोई ना कोई कैरेक्टर दिखेगा। वो कैरेक्टर विजिबल उसी के हिसाब से होगा। इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। बस इतना सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो लेकिन इससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं आपको। बोर्ड वाले जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे तो आपको एमसीक्यू वाले सेगमेंट्स में भी इस पे क्वेश्चन दिख सकते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर के सवाल में, और 5 नंबर में, 4 नंबर में एक सवाल तो रहता ही है जनरली इससे। तो इसको अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़िए आप इसे, ठीक। तो हम क्या इस हेरिडिटी चैप्टर में, ये हेरिडिटी की शुरुआत देखो, आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ये कंसेप्ट लाया, ठीक। जिस जीन को आप जीन कह रहे हो, उन्होंने जीन्स नहीं कहा था उसे, उन्होंने उसे फैक्टर कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है, माँ बाप, बच्चे माँ बाप जैसे दिख रहे हैं, फिर उनके बच्चे उनके जैसे, तो ये जो है ये
कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और ये फैक्टर्स की मदद से पास हो रहे हैं, लेकिन बाद में इसी फैक्टर को नाम को चेंज करके क्या कर दिया, रख दिया गया था, जीन्स नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट, आपको समझ आ गया ना हेरिडिटी इनहेरिटेंस क्या होता है, कि हाउ वी आर गेटिंग द कैरेक्टर, हाउ द कैरेक्टर इज गेटिंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन तक, नेक्स्ट जनरेशन तक। बात मेरी समझे। अब अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कैरेक्टर्स की, अब ये कैरेक्टर क्या हो सकते हैं बेटा, ये कैरेक्टर आपके हो सकते हैं एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, और ये कैरेक्टर आपके इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। कैरेक्टर एक्वायर्ड भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। अब एक्वायर्ड और इनहेरिटेड में क्या अंतर होता है, जैसे तुम्हारे बॉडी पे कहीं स्कार हो गया, दाग हो गया, तो बेटा वो तुम्हारे जन्म के बाद हुआ है, वो तुमने अपने माँ बाप से उस कैरेक्टर को लिया नहीं है, तो ऐसे कैरेक्टर को एक्वायर्ड कहते हैं। और फिर तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो वो स्कार जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। और इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होता है जो हम लोगों ने जन्म से ही अपने माँ बाप से ले रखा है, जेनेटिक कैरेक्टर है, जीन्स में था वो कैरेक्टर। बात मेरी समझे। तो कैरेक्टर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैरेक्टर्स क्या है, दो प्रकार के, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो हम लोग जन्म के बाद एक्वायर कर रहे हैं, कहीं दाग हो गया या कुछ भी, ये कहीं से भी जेनेटिक में इसका रोल नहीं होता है। जेनेटिक में इसका रोल नहीं होगा, इसका मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात शुरुआत करते हैं मेंडल की। मेंडल ने को फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं। ये आप समझे ना कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। हेरिडिटी इनहेरिटेंस में क्या चीज, एक जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहा है, तो करेक्टर भी इनहेरिटेड है कि एक्वायर्ड है। करेक्टर किसके थ्रू पास हो रहा है, जीन्स के थ्रू पास हो रहा है। जीन क्या कर रहे हैं, वो किसी ना किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में बनाने में मदद कर रहे हैं, और वो प्रोटीन किसी ना किसी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, ये समझ आया, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब इसमें हम लोग बात करते हैं मेंडल साहब की कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो ये जो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक। ठीक है, वो हमारा जेनेटिक्स ब्रांच होता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है, ऑस्ट्रिया से थे ये, ऑस्ट्रिया से थे, और ये एक मॉन्क थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले कैरेक्टर्स को देखा था, और ये अपने जहाँ पे मॉन्क में, ये एक मॉन्क थे ना, तो जहाँ पे रहते थे उन्होंने देखा कि कैसे कैरेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग उन्हें दिखे। जैसे मैं आपको कहती हूँ, जैसे मान लो कि हम लोगों को कोई भी जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं है, कोई भी हम जानते ही नहीं कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। मैं जानती हूँ कि बस ये कुछ रिप्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मैं एक इतना बड़ा प्लांट है, एक इतना बड़ा प्लांट है, एक का फ्लावर का कलर कुछ और दिख रहा है, एक का फ्लावर का कुछ और कलर दिख रहा है, दोनों ही मटर के पेड़ है, लेकिन कुछ एकदम लंबे कुछ एकदम छोटे से हैं। दोनों ही मटर के पेड़ है, किसी का पॉड का शेप कुछ अलग, किसी का कुछ अलग। तो ये सोचे कि क्यों इतनी मुझे वेरिएशन से इतने क्यों दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठाना कि मैं इस पे वर्क करूंगा, लेकिन इनके काम को एक्सेप्टेंस पहली बार में नहीं मिली थी। ये मर गए थे, तो इनके ही स्टूडेंट्स थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, टेस्मार्क डिवेरिस कोरेंस वगैरह इनके स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने इनके पेपर को देखा, ये बार बार अपना पेपर लिखते हैं, ठीक है, तो ये पेपर भेजते थे, तो इनके बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। मैं बताऊंगी क्यों नहीं मिला अभी भी। तो लेकिन बाद में इन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, इनकी चीज़ों को, जिस पे ये काम कर चुके थे इनके स्टूडेंट्स ने उसी पे काम किया, और उनके स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि ये काम पहले से हो चुका है। ठीक, जब उनके स्टूडेंट्स ने देखा कि अरे यार ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो वो पहले से करके चले गए हैं, तो सी हाउ मच ऑनेस्ट देवर कि उन्होंने इनको रिकॉग्नाइजेशन दिलवाया कि हम जो कर रहे हैं वो पहला काम हम नहीं शुरू किए हैं, कोई पहले से ही हमारे पीछे इस काम को शुरू करके जा चुका है। तो इनके मर जाने के बाद ही इनको अवार्ड एंड सम्मानित किया गया था इन सब चीज़ों से। ठीक, तो अभी मैं बताऊंगी कि इनके काम को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिला, लेकिन अभी पहले बात करती हूँ कि मेंडल ने जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए एक प्लांट का सिलेक्शन किया था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम, मतलब कि पी प्लांट। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, और इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट इसलिए किया था, ये क्वेश्चन बनता है, मैं रिवीजन क्लास में भी इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ कि इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि पी प्लांट क्या था कि पहली बात तो मटर का पेड़ जो बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों ही हम लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखे,
और ये पी का जो पेड़ था वो बड़ा सा, उसमें उन्हें बड़ा वेरिएशन देखा, वेरिएशन ऐसे देखा कि कुछ पेड़ इतने 6 फीट लॉन्ग, कुछ 1 फीट भी नहीं है प्रॉपर, तो इन्हें बड़ा वेरिएशन देखा, किसी का फ्लावर का पोजीशन कहीं और है, किसी का कहीं और है, किसी का पॉड जो है, पॉड एकदम ऐसे इन्फ्लेटेड सा है, ऐसे इन्फ्लेटेड सा है, और किसी का एकदम कंस्ट्रिक्टेड सा है। तो इन्होंने बोला देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँगी कि अंतर बताओ, तो अंतर, और दोनों ही को एकदम सिमिलर रख दूंगी तो अंतर बताने में कितना तकलीफ होगा, लेकिन मैं एकदम दोनों को अलग अलग अपोजिट कर दूंगी तो अंतर बताने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर दिखे थे, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट करेक्टर दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो पहला तो क्या था, बाइसेक्सुअल, कंट्रास्टिंग करेक्टर। बाइसेक्सुअल था तो इसके पास सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था। सेल्फ कैसे हो सकता था, अब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही बॉडी में है, मानो ऐसे, तो वो अपने से पॉलिनेशन कर लेंगे ना, मेल का पॉलन भी एक उसी में है, फीमेल्स का भी गैमेट उसी में, तो दे विल पॉलिनेट, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे। क्रॉस कैसे कर सकते थे मैं बताऊंगी। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलन ग्रेन है तो वो उड़ेगा नहीं, तो पॉलन ग्रेन उड़ के किसी और के पास भी तो जा सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही सकता है। तो हाँ, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता था, बाइसेक्सुअल भी थे वो, और साथ साथ उनके पास कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी दिख रहा था। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब एक ऑपोजिट, एक एकदम लंबा एक छोटा, किसी का फ्लावर एकदम एक्सियल पे है तो किसी का एकदम लेटरल पे है, ठीक है। तो इस तरह किसी का सीड एकदम राउंड है तो किसी का सीड एकदम मुरझाया सा, रिंकल्स है, तो ऐसे ऑपोजिट करेक्टर दिखे, तो इन्होंने उसका क्या बोला कि बढ़िया है भाई, सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ साथ इसकी लाइफ साइकिल बड़ी शॉर्ट थी, लाइफ स्पैन जो है वो कुछ वीक्स की होती है इसकी। तो देखो तुम्हें मैं बोलूँ कि ये एसी लो, ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जनरली एग्जाम्पल्स देती थी कि ये एसी पकड़ो, ये एसी को तुम आज चलाओगी तो ये 1 साल बाद चलेगा, तो तुम कहोगी पागल हो गई हैं क्या, ये क्या एग्जाम्पल दे रही हैं। और मैं किसी को कहती हूँ ये एसी है, इसका स्विच ऑन करोगी फटक से चल जाएगा। तो विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट, जो आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे। तो बेटा इसकी लाइफ स्पैन छोटी थी तो ये रिजल्ट भी आपको जल्दी देगा, ठीक है। और साथ साथ ये लैब फ्रेंडली भी था, थोड़ा लैब में इसको इजीली ग्रो कराया जा सकता था और यूज़ किया जा सकता था, फटाफट करेक्टर्स हमें दिख रहे थे। तो मेंडल ने बोला कि भैया ये बढ़िया लग रहा है मुझे, मैं इस पे काम करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने वो पी प्लांट को सेलेक्ट इस रीजन से कर लिया। अब उन्होंने जब पी प्लांट को सेलेक्ट कर लिया बेटा, तो क्या हुआ कि उन्होंने इस पी प्लांट के कैरेक्टर्स चूज किए थे। ये एमसीक्यू में बन सकता है कि उन्होंने ये जो पाइसम सटाइवम पसंद किया कि भैया तुम अच्छे लग रहे हो मुझे आज, तो एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे कैरेक्टर्स को चूज करते हैं। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। बेटा देखो कैरेक्टर्स मैं बता चुकी हूँ, हाइट कैरेक्टर है, अब हाइट लंबी है कि छोटी है ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर चूज किए और हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट थे, तो मतलब 2 7 जा 14 है ना। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, तो ट्रेट कितने इनके पास कितने हुए, 14, क्योंकि हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहला क्या चूज किया था, हाइट चूज किया था कि प्लांट की हाइट क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट। इन्होंने फ्लावर का बेटा इन्होंने कलर को चूज किया कि मैं फ्लावर के कलर को भी चूज कर लूंगा। इन्होंने फ्लावर के पोजीशन को भी देखा कि भाई अब पोजीशन भी इसकी हम लोग चूज करेंगे। फिर इन्होंने पॉड मतलब वो फली जो है, पॉड के शेप को चूज किया, पॉड के कलर को चूज कर लिया कि इसका कलर कैसा दिख रहा है। फिर इन्होंने सीड के शेप को चूज कर लिया, फिर सीड के इन्होंने क्या चूज कर लिया, सीड के कलर को भी इन्होंने चूज कर लिया। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट इज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर इन्होंने चूज किए, ठीक है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कैरेक्टर इन्होंने चूज कर लिए। पहला कैरेक्टर हाइट है, मतलब हाइट क्या हो सकती है, या तो कोई इंसान भाई कोई पेड़ टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। ड्वार्फ मतलब क्या, मतलब कि जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है। तो या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। अब उन्होंने फ्लावर कलर को चूज कर लिया। अब फ्लावर का कलर या तो क्या हो सकता था, पर्पल हो सकता था, या तो वो कलर क्या हो सकता था, व्हाइट हो सकता था। फ्लावर का पोजीशन चूज कर लिया, या तो वो एक्सियल हो सकता था या तो वो लैटरल हो सकता था। पॉड का शेप सेलेक्ट कर लिया, या तो वो इन्फ्लेटेड हो सकता था या तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो सकता था। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड होता क्या है। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसी नॉर्मल सी मटर,
ठीक है, बढ़िया सी एकदम फुली वाली। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी थोड़ी सी मुरझाई सी ऐसे, ठीक है। तो ये, और फिर उन्होंने पॉड का कलर चूज कर लिया, तो पॉड का कलर उन्होंने ग्रीन चूज किया और येलो चूज कर लिया। सीड का शेप चूज कर लिया, सीड का शेप उन्होंने राउंड चूज कर लिया, राउंड मतलब ऐसे प्रॉपर, ऐसे सीड एकदम प्रॉपर। और रिंकल्ड चूज कर लिया, रिंकल्ड मतलब क्या होता है, ऐसी सी सीड, कुछ ऐसी, ठीक है। और सीड का कलर चूज कर लिया, तो सीड का कलर क्या हो सकता था, येलो हो सकता था या तो ग्रीन हो सकता था। इन्होंने ये 7 कैरेक्टर चूज किए थे, हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर। हाइट क्या हो सकती थी, या तो टॉल हो सकती थी, या तो क्या हो सकती थी, ड्वार्फ हो सकती थी। अब फ्लावर का कलर क्या हो सकता था, या तो पर्पल हो सकता था या तो वो व्हाइट हो सकता था। फ्लावर का पोजीशन क्या हो सकता था, या तो वो एक्सियल या तो वो लैटरल हो सकता था। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड ऐसा और कंस्ट्रिक्टेड ऐसा, ठीक है। और पॉड का कलर ग्रीन येलो, और सीड का शेप राउंड ऐसा और रिंकल्ड ऐसा, और सीड का कलर। तो इन्होंने ये कितने कैरेक्टर चूज किए थे बेटा, इन्होंने 7 कैरेक्टर चूज किए, और 7 कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट हो गए, ठीक है। ट्रेट मैंने कैरेक्टर और ट्रेट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाइन, ठीक। तो अब ये बात समझ आ गया आप लोगों को, ये वाली चीज। फिर इन्होंने बोला कि ये जो हमें 2-2 ट्रेट दिख रहे हैं, वो किस बेसिस पे हम इसे 2-2 ट्रेट कह रहे हैं। देखो, करेक्टर जो होते हैं या तो वो बेटा डोमिनेंट हो सकते हैं या तो वो हाइब्रिड हो सकते हैं। कोई भी तुम्हें जैसा दिख रहा है, जैसा लोग कहते हैं ना बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है, मतलब डोमिनेंट क्या, जो अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस कर रहा है, और जिसको वो एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है वो होता है रेसेसिव, ठीक है। 2 चीज है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट क्या करता है, वो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन रेसेसिव अगर डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला कि ये जो मैं टॉल लिखा हूँ, ये जो मैं ड्वार्फ लिखा हूँ, ये जो मैं इन्फ्लेटेड लिखा हूँ, कंस्ट्रिक्टेड, तो 2 प्रकार के कैरेक्टर थे, या तो वो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकते हैं। अगर वो डोमिनेंट है तो अपने आप को हर जगह कहाँ क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन रेसेसिव क्या होगा, अगर डोमिनेंट है तो वो उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि ये 2 बच्चे हैं, ये एकदम मस्त पहलवान सा है, एकदम पतला दुबला सा है, ये जहां भी रहेगा तो ये बेचारा अपने अपने कुश्ती वाले उसको दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि हर जगह ये इसको हरा देगा, है ना। लेकिन अगर मान लो ये वाला पहलवान था ना, ब्लैक वाला, याद रखना, अगर मान लो कि ये कहीं एब्सेंट हो गया तो ये कहेगा अरे वाह आज तो नहीं आया, आज तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ये आएगा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और रेसेसिव वो कैरेक्टर्स हैं जो अगर डोमिनेंट के प्रेजेंस में खुद को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेंगे जब डोमिनेंट का कुछ भी उसके पास नहीं होगा। बात मेरी समझी। अब देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हाइट को समझो, हाइट को लेके समझो कि एक हाइट आपने देखी थी, या तो वो टॉल थी या तो वो क्या थी, ड्वार्फ थी। तो बेटा अगर ये टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का एक सिंबल है, दिखाने का एक सिंबल। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, आप मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हो, सेंटीमीटर को सी एम से रिप्रेजेंट करते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ है। अगर कोई कैरेक्टर टॉल है तो हम उसे हमेशा से, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हम उसे कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और उसी का डोमिनेंट का ठीक अपोजिट रेसेसिव होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको डी से दिखाएंगे, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल टी, इसी का स्मॉल वाला वर्जन। बात मेरी समझे। अगर आपको कह रहा है कि इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड ऐसे दिखाओगे, तो कंस्ट्रिक्टेड थोड़ी ना सी से दिखाओगे, वो उसको ऐसे दिखाओगे आप, मेरी बात समझे। और हमेशा किसी भी कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसी फॉर्म ऐसे ही करेंगे, सिंगल नहीं, सिंगल एलील होता है, ऐसे ये पूरा एक जीन हो गया, सिंगल इज अलील एंड दिस वन इज जीन। बात मेरी समझे। तो आप कभी भी कैरेक्टर को दिखाओगे तो ऐसे डबल लिख के दिखाओगे, अगर सिंगल दिखा रहे हो तो एलील है वो फिर, और ऐसे दिखाए तो ये जीन हो गया, डबल, जब टी टी कैपिटल टी ऐसे हो गया। मेरी बात समझे बेटर। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपके कोई भी सिंबल्स जो हम लोग लिख रहे हैं कैरेक्टर का, उसका रिप्रेजेंटेशन डोमिनेंट कैरेक्टर के इनिशियल्स से होगा। इनिशियल्स मतलब क्या, शुरुआती अक्षर। टी जैसे टॉल का टी, इन्फ्लेटेड का आई, एक्सियल का ए, और वो कैपिटल, डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में और रेसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर में आप लिखोगे, ठीक है। बात मेरी यहाँ पे एकदम, इसको एकदम समझो। फिर अब देखो, अब मेरी बात समझो, मैंने आपसे बोला देखो ये, या हमेशा डबल ऐसे लिखोगे, आप देख रहे हो कि ये भी डोमिनेंट एलील है
सिंगल तो एलील है और ऐसे तो जीन है, ये भी डोमिनेंट एलील है और ये भी डोमिनेंट एलील है, तो कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, डोमिनेंट। ये भी डोमिनेंट, आपका क्या कह रहे हैं, ये डोमिनेंट है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, स्मॉल टी लिख दे रही हूँ, तो आप कहोगे मैम एक डोमिनेंट हो गया और एक रेसेसिव हो गया, है ना, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखना, मैंने बोला है, मैंने क्या बोला था कि दोनों, ये पहलवान था, ये गया, अगर ये है तो ये इसके होने का भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, है ना, तो करेक्टर यही विजिबल कराएगा। तो डोमिनेंट एलील अगर होगा तो रेसेसिव अपने करेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे भी, तो इसको अभी भी इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे टॉल। अगर मान लो ये टीम ए है, ये दोनों टीम ए है, ठीक है, और ये अपने आप को ये बी कहलाना चाहता है, लेकिन अगर ये है तो कभी भी अपने आप को बी नहीं कहलवा पाएगा, ये हमेशा टी ही ए टीम ही कहलाएगा। मेरी बात समझो कि अगर कभी भी डोमिनेंट एलील है तो रेसेसिव, फिर नहीं, हम लोग उसे नहीं रेसेसिव कैरेक्टर नहीं उसको कहेंगे, इसको अभी भी हम टॉल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन तब कहोगे मैम तब रेसेसिव कब कहेंगे, बेचारे का कोई अहमियत ही नहीं है। आप रेसेसिव को रेसेसिव अपने आप को शो तभी करा पाएगा जब दोनों ही एलील क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, स्मॉल टी तभी। तो इसका मतलब कि ये रेसेसिव हमेशा प्योर फॉर्म में, प्योर मतलब दोनों ही एलील सेम टू सेम, प्योर फॉर्म में जब भी होगा, जब भी एलील्स प्योर फॉर्म में होंगे रेसेसिव वाले, तभी वो दिखेंगे। देखो यहाँ पे भी, ये भी कैपिटल टी भी प्योर ही है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी कैपिटल, लेकिन ये प्योर नहीं है, यहाँ पे एक कैपिटल है, यहाँ पे एक स्मॉल है, तो ये हाइब्रिड वाले टाइप में आ गया। लेकिन ये क्या हो गया, अगर दोनों ही सेम अक्षर है, कैपिटल टी सेम अक्षर और सेम मतलब कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं, तो वो प्योर कहलाएंगे। कैपिटल ए प्योर कहलाएंगे, स्मॉल ए प्योर कहलाएंगे, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए प्योर नहीं कहलाएंगे। और रेसेसिव कैरेक्टर कब दिखेगा, जब दोनों ही लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर जब दोनों ही कैपिटल हो तब भी दिखेगा, अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तब भी दिखेगा। इस अंतर को समझिए। अगर मैं कहती हूँ कि कैपिटल टी बना दिया तो भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल टी बना दिया, स्मॉल टी बना दिया, तो भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को स्मॉल टी कर दिया तो अब ये डोमिनेंट नहीं, ये क्या, कौन सा कैरेक्टर है, रेसेसिव। तो मैं अंतर क्या समझा रही हूँ, अगर दोनों सेम स्मॉल लेटर्स हैं तभी ये रेसेसिव कैरेक्टर होगा, अगर दोनों कैपिटल है तो ये डोमिनेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो भी ये डोमिनेंट ही होगा। आई होप आपको ये अंतर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको नाम क्या देते हैं, मैंने बोला कि जब दोनों ही सेम कैपिटल है तो वो प्योर है, कैपिटल स्मॉल है तो प्योर है। तो ऐसे एलील जिसमें दोनों ही सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, जिसमें ये दोनों ही सेम टू सेम है। यहाँ पे भी ये दोनों सेम टू सेम है तो ये भी होमोजाइगस हो जाएगा, होमोजाइगस ट्रेट। लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ये क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, हेटेरोजाइगस एलील्स। आप देख रहे हो जब दोनों ही एलील सेम टू सेम लेटर्स और कैपिटल या स्मॉल, तो ये होमोजाइगस एलील्स हैं, होमोजाइगस एलील है। लेकिन ये कैपिटल और ये स्मॉल है तो ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस एलील हो गए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरी चीज पे। मेंडल ने क्या किया था, मैंने बोला था आपसे कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हम करा सकते थे। सेल्फ कैसे कराएंगे, जैसे मान लो मैंने बोला पी प्लांट जो है उसमें उसी में फीमेल वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है और उसमें मेल वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है। आप देखो, समझो इस चीज को। अगर देखो ये वाला फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टाइल है, ओवरी है ना, और ये एंथर है और ये फिलामेंट है ना। मेल वाला पार्ट भी इसी में, फीमेल वाला पार्ट भी दिख गया, मेल वाला भी हो गया। अब ये आपस में शेयर कर लेंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये आपस में ये इसको पॉलन ग्रेन देके फर्टिलाइजेशन करा देगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर ये मान लो दूसरा फ्लावर है, दूसरा है पी का ही, तो ऐसा थोड़ी है कि ये इसके पॉलन ग्रेन, आपको पता है ना डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये भी पॉलन ग्रेन जाते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि इसके पॉलन ग्रेन इसके पास नहीं आ सकते, इसके पास भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कंडीशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन तो करा ही रहा है बेचारा, और ऐसे करा के ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लेता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना बेटा कि जब दोनों ही साथ होते हैं, दोनों ही मैं भी पागल ही हो गई हूँ, एक का कैप दूसरे में
नाउ लिसन, दिक्कत क्या होती है कि अगर ये दोनों ही के रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में होंगे ना, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। मान लो फीमेल पहले फीमेल भी और मेल दोनों मैच्योर हो गए साथ में, आपस में उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर लिया, ठीक है, तो खतरा सेल्फ पॉलिनेशन का ज़्यादा होता है अगर प्लांट क्या हो बाइसेक्सुअल। तो मेंडल ने बोला कि ऐसा है कि अगर सेम इसी के पॉलन ग्रेन इससे फर्टिलाइज करा लेंगे तो हमें वही करेक्टर दिख जाएगा, है ना, बार बार वही करेक्टर दिखेगा। तो ऐसा करते हैं, एक अलग फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेंगे और इस पॉलन ग्रेन को दूसरे फीमेल के साथ फर्टिलाइज कराएंगे, पॉलिनेशन हम करा के खुद से फर्टिलाइज कराएंगे। अगर इसी का पॉलन ग्रेन और का पॉलन ग्रेन जाके इसी के स्टिग्मा पे चला गया, लैंड हो गया, तो जो भी नया फ्लावर बनेगा इसी के जैसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसका पॉलन ग्रेन लें और ये वाली फीमेल को यूज करके तब पॉलिनेशन कराएं तो दोनों के कैरेक्टर्स हमें दिख जाएंगे। मेंडल ने भी यही किया था, ठीक है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं, एक मेथड है जिसका नाम होता है बेटा इमैस्कुलेशन और ए बैगिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग खुद से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि हम लोग मेल के ये वाले एंथर वाले पार्ट को ऐसे फोर्सेप्स से कट कर सकते हैं, कैची सीजर से कट कर दिया। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया ऐसे कट करके, तो ये मेथड, इसको कहेंगे इमैस्कुलेशन। और अगर हमने ढक दिया फीमेल के पार्ट को तो इसको कहेंगे बैगिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जैसे ही ये मान लो ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, तो इसकी मेल को इस वाले को, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको मैच्योर होने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव करा दिया। रिमूव कराने से क्या हुआ, अब ये फीमेल मैच्योर हो जाएगी तो इसके पास खुद का तो कोई इसका जो मेल वाला पार्ट था इस फ्लावर का वो तो है ही नहीं, तो ये पॉलिनेशन तो अभी इससे हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये दूसरे को चाहेगी ना कि दूसरा ही मेल इस पे आए, अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। तो इन्होंने रिमूव करा दिया, तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कराया, इमैस्कुलेशन इसको कहेंगे। और इन्होंने क्या किया, इस वाला ये वाला मेल जैसे ही मैच्योर हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसके पॉलन ग्रेन को लिया और इस पे इंट्रोड्यूस करा दिया और फिर इसको एक बटर पेपर से ढक दिया। तो ये प्रोसेस कहला गई बैगिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये दोनों ही बाइसेक्सुअल थे, इनके पास अपना मेल पार्ट भी है, फीमेल भी है, मेल पार्ट भी है, फीमेल भी है। इसके मेल को उन्होंने हटा दिया, बोला कि तुम पहले ही हट जाओ, निकलो यहाँ से, ठीक, बचा से फीमेल वाला पार्ट। इस वाले फ्लावर का जैसे ही मेल मैच्योर हुआ, इन्होंने उसे क्या किया, कट किया और ये फीमेल ही बचा था ना, इसके साथ इसका पॉलिनेशन करा दिया, ठीक। और पॉलिनेशन जैसे ही कराया इसको ढक दिया। ढक क्यों दिया, ताकि और कोई पॉलन ग्रेन इस पे अब ना आए, ठीक। तो इन्होंने ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, अंडरस्टूड, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और फिर उनको जो भी फ्लावर मिला, फ्लावर के कैरेक्टर्स देखे, मिला, प्लांट के कैरेक्टर देखे और फिर उन्होंने उसका कैरेक्टर्स को उस पर काम किया था। अभी मैं बताऊंगी, यहाँ तक समझ आ गया कि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया। अब ये वाला प्लांट जो है, जो भी ये प्रोड्यूस करेगा उसी के हिसाब से इन्होंने अपने लॉज दिए थे। इन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे। लॉ एक्चुअली कहा जाए तो 2 ही लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन तो बाद में उसी डोमिनेंस में निकल के आ रहा है, तो ठीक है, आपको एनसीईआरटी में दिया है तो आप 3 पढ़ लो, क्या समस्या है, लेकिन ध्यान रखो कि 2 ही था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये क्लियर है ना, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया बेटा, एनसीईआरटी में है नहीं, ये लिख दिया है बस। एनसीईआरटी क्या करता है, कहता है मैं लिख दिया हूँ, अब तुम्हारा काम है पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है बेटे। अब इधर देखो, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग टू यू पीपल इज कि फाइनली जब मेंडल ने ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो मेंडल ने देखा जब वो जो प्लांट अभी हमने कराया था उसके जो भी प्लांट प्रोड्यूस हुए, उन्होंने देखा कि जो मैंने एक प्लांट 1 लिया था और प्लांट 2 लिया था ना, प्लांट 1 लिया था और प्लांट 2 लिया था, 2 प्लांट लिया था ना मैंने, तो एक प्लांट के पास डोमिनेंट कैरेक्टर थे सेफ और एक के पास रेसेसिव। लेकिन उस वक्त इन्हें कुछ नहीं पता था कि डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है। ये तो उन्होंने सारा काम कर लिया तब ना बताया कि एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव। हम लोगों को पढ़ाई किया ना, तो हम लोग को मैं तुमको ऐसे बता रही हूँ, लेकिन जब वो काम करा रहे थे तो उन्हें कुछ नहीं ऐसा पता था। उन्होंने एक प्लांट लिया था जो दिखता था टॉल
और एक प्लांट लिया था जो दिखता था ड्वार्फ। फिर उन्होंने इन दोनों का कराया था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब इन्होंने इसका कराया, ठीक, ये बात हुई थी। ये समझ गया ना, इसको मैं इरेज कर दी हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि प्लांट 1 प्लांट 2। तो अब मैं सिंबल्स के साथ काम करूंगी कि मैंने बोला कि एक उन्होंने प्लांट लिया था टॉल और एक प्लांट लिया था उन्होंने ड्वार्फ। अब ये तो हमें बाद में पता चला, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये क्या है ये क्या है, ये तो स्टडी किए बाद में उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकाला उससे पता चला था। फिर उन्होंने इसको, मैंने बोला ना कि इन्होंने इसका क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। तो इनको बेटा क्या दिखा कि देखो इसका क्रॉस कराते कैसे हैं, समझो इस चीज को। इसको कॉमन लो, इसको कॉमन लो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मतलब इस ये कॉमन है, ये इससे भी दोस्ती कर ले रहा है, इससे भी दोस्ती कर ले रहा है। यहाँ तक समझे। अगर मैं इसको इसके साथ कराया तो ये हो गया ये, और फिर मैंने बोला था ये कॉमन रहेगा, इसको इसके साथ करा दिया तो ये मिल गया, ये मल्टीप्लाई किया है ना। अब ये बोला मैं भी करूँगा दोस्ती, तो हमने बोला ठीक है तुम भी कॉमन बन जाओ, तुम्हारी इससे भी दोस्ती करा देते हैं, इससे भी दोस्ती करा देते हैं। अब मैंने आपको समझा रखा है पहले ही कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील है, लेकिन देखिएगा सारा का सारा कैसा, अगर डोमिनेंट है तो वो कैसा दिखेगा बेटा, डोमिनेंट। अगर एक भी डोमिनेंट है तो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें डोमिनेंट दिखेंगे। और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल टॉल टॉल। अब ये बहुत परेशान हो गए, इन्होंने बोला कि मैंने टॉल प्लांट लिया ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों का पॉलिनेशन कराया, मैंने नमक चीनी दोनों खाने में डाला, स्वाद सिर्फ नमक का आ रहा है, चीनी गई कहाँ। समझो कंसेप्ट। देखो उनको इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैंने टॉल प्लांट लिया था, मैंने ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों का पॉलिनेशन कराया, सारे के सारे जो बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं। डोमिनेंट वाला, ये रिसेसिव वाला, ये स्मॉल वाला कैरेक्टर कहाँ गया, कोई प्लांट स्मॉल नहीं दिख रहा है, बड़े परेशान हुए, ठीक। तो ये यहाँ तक समझ आया। तो ये जो आपको पहला जनरेशन दिखा है इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन, और F का मतलब होता है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है ये, फर्स्ट फीलियल। और प्रोजनी भी कह सकते हैं, प्रोजनी मतलब बच्चे, ठीक है। तो इनको जो पहली जनरेशन में दिखे थे वो सारे के सारे कैसे दिखे, टॉल। तो इन्होंने, और टॉल कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट, तो इन्होंने पहला लॉ का नाम रख दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि पहले जनरेशन में सारे के, अगर ध्यान दो उन्हें नहीं पता था लेकिन तुम्हें पता है, होमोजाइगस, होमो मतलब दोनों सेम टू सेम, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस सेम टू सेम रेसेसिव को जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो हमें सारे के सारे कैरेक्टर डोमिनेंट दिखते हैं, और वो डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं है, वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। और क्योंकि इन्हें पहले जनरेशन में, ये पहला जनरेशन बना हुआ है, पहले जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टर कैसे दिखे थे, डोमिनेंट दिखे थे, तो इन्होंने पहले लॉ का नाम रख दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है, ठीक। लेकिन मैंने आपसे बोला नमक भी डाला चीनी भी डाला, सिर्फ नमक दिख रहा है, चीनी कहाँ गई, बड़े परेशान थे, कह रहे हैं यार टॉल भी लिया ड्वार्फ भी लिया, कोई भी बच्चा ड्वार्फ दिख ही नहीं रहा, गया कहाँ। तो ये बार इन्होंने बोला, देखो एक शब्द है, इन्होंने इसी में क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉसिंग कराई। मतलब सेल्फ क्रॉसिंग मतलब एक ही जनरेशन के आपस में ही क्रॉस कराया उन्होंने। मतलब मान लो एक पेरेंट इसको सेलेक्ट कर लिया, एक पेरेंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्रॉसिंग करा दी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने इसमें सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग, एक ही जनरेशन के दोनों हुए हैं ना। तो इन्होंने बोला कि काम करता हूँ, अरे भाई डस्टर कहाँ गया, एक काम कर, यही है इसमें सच में। उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ कि ये सेल्फिंग कराता हूँ, और सेल्फिंग कराने के बाद देखता हूँ क्या असर होता है। इन्होंने बहुत सारे जनरेशन में कराया, फाइनली इनको इनका रिजल्ट मिला। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आया ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे क्या कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में अगर होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टर क्या दिखे, इन्हें डोमिनेंट दिखे। अभी इसको अभी सम अप करेंगे, अभी ये खत्म हुआ नहीं है, इसको मिटाते नहीं है। मैं देखो मैं इन दोनों को पेरेंट चूज करूंगी, अभी इरेज कर दूंगी, फिर मत कहना नहीं समझ आया। फिर जब इन्होंने क्या किया कि उसी में से पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया था, यही पेरेंट थे, फिर इन्होंने इसका क्रॉस कराया, वही तरीका होगा, इसको इसके साथ, मतलब ये कॉमन रहेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ठीक।
ठीक। अब तुम समझो, इधर देखो, कैपिटल डी होमोजाइगस है और दोनों ही कैपिटल है तो डोमिनेंट, कैसा दिखेगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है तो अलग अलग हेट्रोजाइगस, लेकिन अगर ये है तो कैरेक्टर कैसा दिखेगा, कैपिटल लेटर है इसमें तो ये भी सब टॉल दिखेंगे, लेकिन ये प्योर नहीं है। बड़े खुश हुए इसको देख के, कह रहे अरे वाह मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो यही है। स्मॉल टी दिख गया और दोनों ही क्या है, मैंने बोला था जब दोनों ही सेम स्मॉल लेटर्स होंगे तो रेसेसिव करेक्टर है, तो उन्हें यहाँ पे रेसेसिव करेक्टर भी दिख गया। बात मेरी समझे, उनको यहाँ पे रेसेसिव करेक्टर भी दिख गया तो इन बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि अगर मैं पहले जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ, इनका कंक्लूजन क्या था कि जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करा पा रहा है वो किसी ना किसी जनरेशन में अपने आप को सेग्रीगेट मतलब अपने आप को अलग करेगा, लेकिन वो अपने करेक्टर को दिखाएगा जरूर। अगर जीन है तो वो इस जनरेशन में नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में तो दिखाएंगे, किसी ना किसी जनरेशन में करेक्टर विजिबल होगा। तो इस लॉ को उन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि सारे, आप देखो यहाँ पे हमें प्योर टॉल भी दिख गया, प्योर ड्वार्फ भी दिख गया और हाइब्रिड टॉल भी दिख गया, है ना। तो क्योंकि सारे करेक्टर्स आपको सेग्रीगेट हो गए, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो गए, इसीलिए इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेरी बात समझो, उन्होंने जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो उन्हें सारे के सारे कैसे दिखे, टॉल। तो सारे के सारे टॉल, और टॉल क्या है, डोमिनेंट। तो लॉ, पहला लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब उन्होंने हाइब्रिड टॉल लिया, मतलब हाइब्रिड मतलब एक टॉल, मतलब ये हेट्रोजाइगस है ना, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, हेट्रोजाइगस हो गया, इनका क्रॉस कराया तो इन्हें ड्वार्फ मिल गया। ड्वार्फ को ही तो खोज रहे थे, लेकिन साथ साथ ये सब भी हमें मिला। तो इनका ये कंक्लूजन था कि ठीक है बेटा, अगर तुम पहलवान हो तो तुम ठीक है मैक्सिमम प्लेस पे तुम अपने आप को दिखा पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देगा। ये किसी ना किसी जनरेशन में अपने करेक्टर्स को जरूर दिखाएगा। और क्योंकि सेग्रीगेट कर रहा है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो रहा है सारा करेक्टर, तो इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने बोला था ना क्या कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही कैपिटल हो, एक ये कंडीशन हो सकती है एक कैपिटल एक स्मॉल, और एक कंडीशन हो सकती है दोनों ही स्मॉल। आप देख रहे हो दो सारे दिख गए, सारे के सारे दिख गए, तो इन्होंने इस लॉ का नाम रख दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात मेरी समझे, ठीक। तो एक बार दोनों ही लॉ को एक जगह पे लिख लिया जाए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट की देखो आपको ये तो बताया ही था मैंने ना कि 7 करेक्टर लिए, उसमें से 7 क्या कहते हैं करेक्टर लिया, तो हर करेक्टर के 2-2 ट्रेट, एक ट्रेट डोमिनेंट एक ट्रेट रिसेसिव, टॉल डोमिनेंट ड्वार्फ रिसेसिव, एक्सियल डोमिनेंट लेटरल रिसेसिव, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव, ग्रीन येलो, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बताया है मैंने आपको। अब इधर मेरी बात समझो कि मैंने अगर पहला जनरेशन में उन्होंने ऐसा कराया, ऐसा कराया, ऐसा मिला, मिल गया ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको कॉमन रखो, इसको इससे भी कराओ, इससे भी कराओ, फिर इसको कॉमन रखो, इसको इससे भी कराओ, इससे भी कराओ। ये उनको पहला जनरेशन मिला, और फिर इसी में से उन्होंने क्या सिलेक्ट कर लिया था, पेरेंट्स, इसी में से। और पहले हमेशा डोमिनेंट लिखोगे फिर रिसेसिव। देखो ऐसा नहीं है कि कैपिटल स्मॉल टी पहले लिखोगे, हमेशा डोमिनेंट अगर है तो डोमिनेंट ही पहले लिखाएगा। रूल होते हैं कुछ, अपनी मर्जी से मत काम करने लगना। ये पहले जनरेशन में सारे के सारे कैसे दिखे, टॉल। क्यों टॉल कह रहा है, क्योंकि इसके पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, जहां भी होगा वो अपने आप को दिखाएगा। और यहाँ पे ये टॉल और ये बेचारा क्या निकला, ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के कैरेक्टर्स डोमिनेंट थे, तो लॉ का नाम हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ पे आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होके दिख गए आपको, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल के 2 लॉ आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये आपको 2 लॉ क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखो क्या होता है कि जब एक होता है
क्रॉस जो होता है, ये जो हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, ये तरीका भी हो सकता है और एक पनेट स्क्वायर का भी तरीका होता है। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसी के नाम पे लिख रखा गया है। मैं इसका एग्जांपल लेके आपको पनेट स्क्वायर सिखाऊंगी। पनेट स्क्वायर में आपको एक चौकोर सा ऐसे ही एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे करना है, एक साइड एक पेरेंट रखोगे, एक साइड एक पेरेंट रखोगे। अब इधर देखो, आपको ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा ही कर देती हूँ इसको। इधर देखो, आपके पास ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है कि नहीं। तो इस वाले को ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रख दिया, फिर इस वाले को ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, ठीक। बात मेरी समझे। और फिर आपस में इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे। बात मेरी समझे, बात मेरी समझे ना, कि ये टॉल यहाँ रख दिया, डॉर्फ यहाँ रख दिया, फिर आपस में इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये पनेट स्क्वायर का तरीका है। ये क्लियर है आपको। और यहाँ पे एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा, मेल का सिंबल ये होता है, और एक फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल का सिंबल ये होता है। इस तरीके से हम लोग पनेट स्क्वायर की मदद से भी एक्सप्रेस कोई भी चीज को करा सकते हैं। ओके, अब एक चीज आपको बताना है, ये जो क्रॉस है वो भी दो प्रकार के हैं। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, वन। मतलब जब तुम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हो, जैसे मैंने एक कैरेक्टर उठा लिया हाइट, अभी हमने किया था ना कि हाइट कोई लिया, एक टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया। जब तुम्हें, ये है तो एक ही कैरेक्टर ना, हाइट, ट्रेट अलग अलग है इसका कि एक टॉल एक ड्वार्फ है। जब तुम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जब तुम दो कैरेक्टर लेते हो, जैसे मान लो मैंने हाइट के साथ साथ सीड का शेप भी ले लिया। सीड का शेप क्या था, या तो राउंड था या तो क्या था, राउंड और रिंकल्ड था, है ना। सीड का शेप भी तो दो था। तो जब तुम दो कैरेक्टर एक साथ लेते हो तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। जब तुम एक कैरेक्टर एक साथ लेते हो तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में तुमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, कौन सा कैरेक्टर, हाइट। तो ये कौन सा कैरेक्टर, ये कौन सा लॉ हो गया, ये कौन सा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर उठाया, हाइट वाला कैरेक्टर। अगर सिर्फ तुम एक और कैरेक्टर, मतलब कि तुमने मान लो तुम सिर्फ मैं सिर्फ ये वाला कैरेक्टर लेके क्रॉस कराती हूँ, जैसे राउंड मान लो और रिंकल्ड, इसका आपस में अगर मैं क्रॉस करा रही हूँ, इसका, है ना, तो ये सिर्फ मैंने एक कैरेक्टर उठाया है तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अगर मैं दो कैरेक्टर उठा लूंगी एक साथ तो वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया। अब तुम्हें एक रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो क्या होता है कि तुम्हारा एक होता है कि तुम दिखते, जैसे मैं कहती हूँ ना कि यार ये दिखने में तो यार बड़ा शान था, ये तो बड़ा, इसका बड़ा अलग निकल गया ये। तो एक होता है आपका फिजिकली आप कैसे दिखते हो, और एक क्या है कि आप जेनेटिकली कैसे दिखते हो। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को बहुत इजीली समझो, बहुत ही इजीली होता है। देखो क्या है, जैसे मान लो कि ये दिखने में, ये जो है ये दिखने में कैसा है, दिखेगा कैसा, मैंने बोला था ना अगर एक भी कैपिटल होगा तो इसके कैसा दिखेगा, ये डोमिनेंट दिखेगा। तो दिखने में तो ये टॉल है, लेकिन ये जैसा भी दिखेगा ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा फिनोटिपिक। जैसा ये दिख रहा है ये इसका फिनोटाइप हो गया, ठीक है, फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके जीन के लेवल के पास, इसके पास रिसेसिव एलील भी तो है इसके पास, तो इसकी जेनेटिक लेवल पे जो कैरेक्टर होगा वो होता है जीनोटिपिक कैरेक्टर, लेकिन जीनोटाइप होता है। और जैसा ये दिख रहा है ये इसका फिनोटाइप है। जैसे अगर कोई मान लो कोई इंसान, एक फादर बहुत टॉल है और मदर शॉर्ट है, ठीक है, इनका जो बच्चा है मान लो वो टॉल निकल गया, तो दिखने में तो टॉल है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मदर की जीन इसके पास नहीं आई होगी,
है ना। तो आप जैसे दिखते हो वो आपका फिनोटिपिक करेक्टर है, और आपका जेनेटिक लेवल पे जो करेक्टर होता है वो होता है जीनोटिपिक करेक्टर। मेरी बात समझिए। इसी का रेशियो निकालना है जिस पे क्वेश्चन बनता है। इसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम लोगों ने पहला लॉ कराया था, और पहले लॉ में हमने देखा था, क्या लिया था हमने पहले लॉ में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और अगर आपको याद होगा तो सारे ही सारे कैसे दिखे थे इसके, पहला जनरेशन में हमें कैसे दिखे थे, सारे के सारे बच्चे इसके कैसे दिखे थे, ऐसे ही ना दिखे थे, ऐसे ही ना दिखे थे। तो दिख ये कैसे रहे हैं, देखो इन सबको आप 1 1 1 1 मान लो, 1 1 1। देखो इन ये इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब ये दिख कैसा रहा है, फिनोटिपिक, इसका रेशियो निकालना है तुमको। तो देखो जो एक जैसा दिख रहा होगा उसको तुम एक साथ काउंट कर लो, ये भी एक जैसा दिखने में, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इसका मतलब टोटल 1, सारा 1:1:1:1 है, तो 1, तो मतलब सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं 1। जीन के बेसिस पे तुम्हें एलील्स को देखना पड़ेगा कि इसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, सबकी जीन भी एक जैसी है, इसकी भी। ऐसा तो है नहीं ना कि ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, सभी एक ही जैसा दिख रहा है, तो जीनोटिपिक के हिसाब से भी ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का जीनोटाइप का जीनोटिपिक रेशियो भी 1 है और फिनोटिपिक रेशियो भी 1 है। समझ गए, जीनोटिपिक फिनोटिपिक मतलब दिख कैसा रहा है, देखो सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम लोग जीनोटिपिक की बात करते हैं, जीनोटिपिक, तो इसकी जेनेटिक लेवल पे ये कैसा दिख रहा है, जेनेटिक लेवल पे भी देखो दोनों के एलील्स एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा तो है नहीं ना कि इसका कैपिटल ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल, ऐसा नहीं है ना, ये भी एक कैपिटल ये भी स्मॉल है, ये भी एक कैपिटल ये भी स्मॉल है, तो मतलब दिख भी एक जैसे रहे और जेनेटिक लेवल पे भी एक ही जैसे हैं, तो ये 1 हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे, ये F1 जनरेशन में था, लेकिन F2 जनरेशन में तुम्हें कैसा दिखा था, F2 जनरेशन में जब तुमने ये वाला पेरेंट उठाया था, ये वाला पेरेंट लिया था, ये वाला हमने पेरेंट लिया था, तो हम लोगों को क्या दिखा था, एक ऐसा दिखा था, एक ऐसा दिखा था, एक ऐसा और एक ऐसा। अब देखो तुम यहाँ पे तुम्हें शायद कंसेप्ट समझ आए, एक फिनोटिपिक रेशियो है और एक जीनोटिपिक रेशियो है। देखो ये टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल होगा ना क्योंकि इसके पास टी है, कैपिटल टी, ये भी टॉल होगा, तो टॉल कितने दिख रहे हैं, दिखने पे ध्यान दो, 3 टॉल दिख रहे हैं और ये एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 टॉल 1 टॉल 1 टॉल, मतलब टोटल कितने टॉल हो गए, 3 टॉल, और ड्वार्फ कितने हैं 1, तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। बात मेरी समझे। अब जीनोटिपिक में समझने की बात है, देखो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, क्या यहाँ पे तुम्हें कोई भी कैपिटल टी दिख रहा है एक साथ, इन सबको अलग अलग समझो, क्या तुम्हें कोई भी कैपिटल टी एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कैपिटल टी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, एक हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक हो गया, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एक है, मतलब ये और ये दोनों सेम टू सेम है, तो 2 हो गए ना, 2 एक जैसे दिख गए, और ये अकेला है, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 1:2:1, और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। इसका मतलब मेंडल के फर्स्ट लॉ में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक 1 ही है, और सेकेंड लॉ में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। क्लियर हो गया, वेल एंड गुड। चलो ये हमने मेंडल का पहला लॉ और दूसरा लॉ डिस्कस कर लिया है। और देखो यहाँ पे हाइट कैरेक्टर क्या है, टॉल, सॉरी हाइट, तो एक ही करेक्टर है ना, तो ये कैसा क्रॉस हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने करेक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना लिया है, एक करेक्टर लिया है। ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा लॉ, जिसमें ही थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है, हो सकता है थोड़ा सा, मैं अपने लेवल से कोशिश करूंगी कि क्लियर करूं। लॉ का नाम है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये बताता है कि कोई भी जीन, कोई भी एलील एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सब इंडिपेंडेंटली खुद को शो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब सारे कैरेक्टर आप अपने इंडिपेंडेंटली खुद को दिखा रहे हैं। तो इसमें ये वाला जो लॉ होगा वो होगा ये वाला जो क्रॉस होगा
वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मैं इसमें दो करेक्टर लूंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक करेक्टर होगा सीड का शेप और एक करेक्टर होगा सीड का कलर। एक दो करेक्टर मैं ले रही हूँ, क्योंकि दो करेक्टर ले रही हूँ तभी तो ये क्रॉस कैसा कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। सीड का शेप क्या हो सकता है, या तो वो राउंड हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। और सीड का कलर क्या हो सकता है, या तो वो येलो हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, ग्रीन। देखो दो कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर के दो दो ट्रेट हैं, तो मतलब दो ट्रेट दो ट्रेट, चार ट्रेट हो गए ना। तो यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर सेलेक्ट किया है, इसलिए ये क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो राउंड को कैसे लिखेंगे, ऐसे ना, और रिंकल्ड को डब्लू लिखेंगे, नहीं ऐसे लिखेंगे, ठीक। येलो को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, और ग्रीन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दो करेक्टर लिया था, एक सीड का शेप था और एक सीड का कलर था। ये क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करूंगी, फिर आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने एक प्लांट उठाया, प्लांट 1 और प्लांट 2। एक प्लांट जो उठाया जिसकी सीड का जो सीड का शेप क्या था, राउंड था, और कलर क्या था, येलो था, ठीक। दो करेक्टर, एक प्लांट का दो करेक्टर, और इसका ठीक अपोजिट रहेगा, ये राउंड था तो ये वाला दूसरा वाला प्लांट का सीड का शेप रिंकल था और कलर क्या हो गया, ग्रीन था, ठीक। बात मेरी समझे। फिर इसको देखो एलील्स फॉर्म में लो, इसको अब इसको एलील्स फॉर्म में लो, और फिर इसका आपस में क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या दिखा, ये राउंड, ये दिखा। और देखो ये यहाँ पे इन दोनों में डोमिनेंट ये है, तो ये होगा राउंड ही लिखोगे इसको, बेचारे का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों में डोमिनेंट ये है, तो मतलब अगर मैं ये पेरेंट उठा रही हूँ, ये पेरेंट है, तो जो पहला जनरेशन हमें दिखेगा, पहला जनरेशन, अगर मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये बताता ही है ना, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे क्या कहता है, कि अगर फर्स्ट जनरेशन में आपको डोमिनेंट दोनों, पूरा कैरेक्टर एकदम प्योर डोमिनेंट है एक प्लांट का, और पूरा कैरेक्टर प्योर रेसेसिव है दूसरे प्लांट का, तो आपको जो भी उसके बच्चे दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, हाइब्रिड दिखेंगे, प्रोजनी दिखेगा हाइब्रिड। पहले लॉ में भी तो हमने यही किया था ना, यही वाला सीन तो लिया था, तो हमें मिला क्या था, यही मिला था ना। तो वैसा ही कुछ तो है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया है, यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर ले लिए हैं, दो कैरेक्टर ले लिए हैं। बात मेरी समझे यहाँ पे। तो ये दिखा, ये फर्स्ट जनरेशन में दिखा, तो उन्होंने उनको मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि पेरेंट, यहाँ ये पेरेंट लो पहले, और फिर इसके एलील्स को, एक एक एलील्स को सेग्रीगेट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट जनरेशन ये दिखा। फर्स्ट जनरेशन तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है ना कि हाइब्रिड ही हमें दिख रहा था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इसी की सेल्फिंग कराई, और मैंने आपको बताया है सेल्फिंग में क्या करते हैं, सेम टू सेम इसी से, इसी के जैसे दिखने वाले से क्रॉस करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ तक समझ आया, ये मिला था ना, इसको ध्यान रखना, ये वाले को, ये F1 जनरेशन है, सारा खेल तो F2 जनरेशन पे है होगा। अब हमें क्या करना है, इसी की क्या करा देनी है, सेल्फिंग करा देनी है, इसी की क्या करा देनी है। देखो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ये मिला था ना हमें, अब हमें इसी की क्या करा देनी है, सेल्फिंग करा देनी है, मतलब इसी के जैसे दिखने वाले से ऐसे, ठीक। अब इसी के तुम्हें जीन्स को अलग अलग करने हैं, इसी को क्या करना है, इसको आपस में तुम्हें क्रॉस कराना है। आपस में क्रॉस कराने के लिए मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखो इसको इससे लिया, ध्यान देना, इसको इससे नहीं कराओगे, इस वाले से नहीं, क्योंकि दोनों ही तो एक ही जैसे है ना, हम हमेशा अपोजिट वाले से क्रॉस कराएंगे। इसको इससे करा दिया, ये मिल गया, फिर इसको कॉमन लो, फिर इसको इसके वाले से करा दिया, ये मिल गया। अब ये वाला, इसका काम खत्म हो गया भैया, तुम निकलो, हो गया तुम्हारा काम। अब हमने इसको लेना है, इसको इससे कराया और फिर इसको इससे कराया, ये हमने निकाल लिए ट्रेड्स, ठीक है। मतलब कि अगर हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो ये पेरेंट्स चूज कर सकते हैं,
ये पेरेंट्स हैं। पहले में हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन ये मिला, इसी का आपस में क्या करा दिया हमने, सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग कराने के बाद देखो, जब तुम सेल्फिंग कराओगे ना, तो सेल्फिंग कैसे कराओगे, अब ऐसे अगर मैं लिखती तो शायद कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक मानो, इसको, इसके एक को इससे भी क्रॉस कराओ, इससे भी कराओ, फिर इसको इससे भी कराओ, इससे भी कराओ, ठीक, ऐसे हमने करा दिया, तो एक साथ हमें ये 4 मिल गए, ठीक। अब फिर हमें क्या करना है, दोनों ही पेरेंट्स सेम टू सेम लोगे ना, फिर एक ये पेरेंट, एक इधर, और फिर इसको हमें क्या करा देना है, पनेट स्क्वायर जैसा कुछ बना के क्रॉस कराना है, ठीक। अब आप इसको सिंपल कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो ये वाला को इससे भी, देखो ये कॉमन रहेगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो यही ऐसा कुछ बन रहा है। फिर इसको इससे करा दिया तो ऐसा कुछ बन रहा है, इसको इससे कराया, पहले डोमिनेंट लिखते हैं, ध्यान रखना स्मॉल मत लिख देना, इसको इससे करा दिया, ठीक। अब इसको भी इससे, अब ये कॉमन रहेगा, सबको इन्हीं को इन सबको इन्हीं से मल्टीप्लाई होना है, एक एक को कॉमन रखो और सबको मल्टीप्लाई करो। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ना, फिर इसको अब इससे कराओ मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, आर आर वाई वाई, दोनों ही को एक 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 जीन को पूरा साथ ही लिखना, लेकिन ध्यान रखना पहले डोमिनेंट लिखाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई आप लोग कॉपी में भी करिएगा, अलग अलग कैरेक्टर लेके, ये समझ आया। अब तुम्हें देखो ये एक सारे दिख गए, मतलब मैंने क्या किया था, जो सेकेंड जनरेशन में वो जो मैंने लिख दिया था कि सेल्फिंग कराना है, तो मैंने सारे ही जीन्स को अलग अलग उसके कर दिया था, सारे ही जीन्स को अलग अलग किया और सबको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब तुम इसमें से कैरेक्टर देखोगे, देखो ये कैसा दिख सकता है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड और ये येलो ना, ये राउंड, ये ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो तुम्हें इसी हिसाब से कैरेक्टर ढूंढने हैं। ये कैसा दिखेगा, ये वाला कैरेक्टर कैसा दिखेगा, राउंड और येलो, ये कैसा दिखेगा, राउंड और ये स्मॉल वाई ग्रीन होता है ना, ये कैसा दिखेगा, रिंकल्ड और येलो, और ये कैसा दिखेगा, रिंकल्ड और ग्रीन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसी में से सेग्रीगेट कर लेना है, कितने राउंड दिख रहे हैं उसको अलग कर दो, कितने राउंड येलो दिखेंगे उसको अलग करो, मतलब तुम्हें उन सबको अलग करना है जिसके पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, उन सबको अलग कर दो। देखो इसके पास कैपिटल आर दोनों है, मतलब दोनों ही कैपिटल आर होने चाहिए और दोनों ही कैपिटल वाई, तो दोनों इसके पास कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है ना, तो ये किस में आ जाएगा, राउंड येलो में आ जाएगा। इसके पास देखो दोनों कैपिटल आर हैं और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, लेकिन अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिखना तो इसको कैसा है, क्योंकि अगर ये वाई येलो होता है तो दिखना इसको कैसा है, येलो, तो ये भी राउंड और येलो में आ जाएगा। देखो ये भी दो, एक कैपिटल एक स्मॉल है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, दिखना तो इसको राउंड ही है ना, क्योंकि डोमिनेंट दिखेगा, तो ये भी राउंड येलो दिखेगा। लेकिन ध्यान दो, मैं अंतर बता रही हूँ, काउंट तुम लोग करना। ये देखो स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई है। स्मॉल आर को क्या, स्मॉल अगर दोनों होगा तो क्या होगा, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई दोनों होगा तो क्या होगा, येलो। तो मतलब ये पूरा एक साथ कैसा दिखेगा, रिंकल्ड येलो। आपको रिंकल्ड येलो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ना, ये रिंकल्ड येलो। तो आप इस हिसाब से काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा, देखो ये कैसा दिखेगा, राउंड येलो,
राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, दिखा 4 इधर हो गए। ठीक, ये कैसा दिखेगा देखो, राउंड येलो, देखो ये राउंड दिखेगा, कैपिटल आर है, लेकिन स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई तो येलो नहीं होता है, ग्रीन होता है ना, तो ये तो नहीं है। राउंड येलो, ये दिखा, ये दिख रहा है आपको राउंड येलो, यहाँ पे 2 हो गए ना इस वाले रो में 2, ये दिखा और ये भी दिख गया, यहाँ पे 2 हो गए, ये भी 1, तो इसका मतलब राउंड येलो कितने हैं, 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने हैं 9 राउंड येलो है। अब ढूंढो क्या, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कैसा होना चाहिए, देखो राउंड ग्रीन कैसा है, देखो ये राउंड है और स्मॉल वाई तो ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन, ये राउंड है और ये ग्रीन है, राउंड ग्रीन, ये राउंड है ये ग्रीन है, राउंड ग्रीन, टोटल राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 हो गए। अब तुम क्या ढूंढोगे, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहा, स्मॉल आर ये रहा, कैपिटल वाई ये रहा, रिंकल्ड येलो, एक दिखा रिंकल्ड येलो, दूसरा दिखा रिंकल्ड येलो, तीसरा दिखा, और एक बच गया जो कि कैसा दिखता है बेचारा, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्रॉस में तुम्हें देखो सारे कैरेक्टर दिख गए, और ये सारे कैरेक्टर इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सारे अपने आप को शो कर रहे हैं। आप देखो डोमिनेंट भी, हाइब्रिड भी, प्योर, सब कुछ दिख रहा है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:1, जीनोटिपिक रेशियो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके ये मेंडल के तीनों लॉ यहीं पे फिनिश हो गए, अंडरस्टूड। ठीक, फिर आते हैं हम लोग अब सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पे। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में आपको इससे क्वेश्चन बनता है 3-4 नंबर का, तो 2021 के पेपर में, 21 या 22 के पेपर में बना था 4-5 नंबर का सवाल। क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि देखो पहले समझो, पहले कंसेप्ट समझो। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब हम कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। आपको पता है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है टोटल 46, लेकिन पेयर में कितने हैं हमारे पास 23 पेयर हैं। उस 46 टोटल में से 44 आपके ऑटोसोम्स हैं और लास्ट के 2 वाले क्रोमोसोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके बताती हूँ। देखो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं 46, लेकिन इस 46 में से जो 44 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और लास्ट के 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि कौन लड़की है और कौन लड़का है। अगर लड़का होगा तो उसके पास सेक्स क्रोमोसोम्स XY होगा, लड़की होगी तो सेक्स क्रोमोसोम XX होगा। ठीक है, ये अगर 46 से पेयर की बात करते हैं तो कितना पेयर हो गया 23 का पेयर। तो इस 23 के पेयर में 22 के पेयर क्या है ऑटोसोम्स है, और 1 पेयर क्या है सेक्स क्रोमोसोम। दोनों में यही क्वेश्चन तो पूछा ही था कि कितने हमारे पास कितने ऑटोसोम्स हैं 44 नंबर्स में, और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। पेयर में हमारे पास कितने ऑटोसोम्स है 22 पेयर, देखो ना ये पेयर ही तो है, और फिर 1 पेयर इसका सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, फिर इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। आपको पता है कि मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम्स XY है और फीमेल के पास XX है। अगर ये फादर है और ये मदर है, फादर के पास XY, मदर के पास XX। अगर तुम देखो आपको पता है ना कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन ये अपने आप को सेल डिवीजन करके अपने आप को क्या कर लेंगे हाफ करके आएंगे ना। तो अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम फीमेल के X से फ्यूज हो जाता है तो क्या पैदा होगी लड़की। अगर X इस वाले X से हो गया तो क्या पैदा होगी लड़की। लेकिन अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए XY तो क्या पैदा होगी लड़का, और ये हो गया तो क्या पैदा होगा लड़का। इसका मतलब किसी भी देखो 50% चांस है कि लड़की हो सकती है और 50% चांस है कि लड़का हो सकता है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपरली लिखना होगा तो आप इसे ऐसे लिखोगे
देखो फादर के पास एक्स वाई एक्स एक्स, अब इफ दिस एक्स फ्यूजेस विद दिस एक्स, लड़की, इफ दिस एक्स फ्यूजेस विथ दिस एक्स देन अगेन लड़की, इफ दिस एक्स एंड वाई फ्यूजेस तो क्या पैदा होगा, लड़का, एंड इफ दिस एक्स एंड वाई फ्यूजेस तो क्या पैदा होगा, लड़का। इसका मतलब किसी भी कपल को 50% चांस है कि गर्ल होगी और 50% चांस है कि बॉय होगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये हमारे में हो गया, ह्यूमंस में, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, क्रोमोसोम्स के कंसेप्ट जान गए तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। एक नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है कि किन किन फैक्टर पे हम लोग सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो क्रोमोसोम्स हो गया कि अगर एक्स वाई है तो लड़का, एक्स एक्स तो लड़की, ये हमारे में होगा। एक और फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे टर्टल्स वगैरह, अगर उनका एग हाई टेम्परेचर मतलब 33 डिग्री समथिंग पे फर्टिलाइज हो रहा है तो हाई चांसेस हैं कि फीमेल प्रोड्यूस होगी। अगर 28 डिग्री समथिंग पे हो रहा है मतलब कम पे, 33 से तो कम ही है, तो चांसेस है कि क्या प्रोड्यूस होगा, मेल प्रोड्यूस होगा। कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्नेल, वो अपना लाइफ टाइम अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हनी बी में क्या होता है कि हनी बी में अगर देखो तुम्हारे पास, जैसे अगर मैं कहती हूँ 46 क्रोमोसोम है तो ये हो गया डिप्लॉइड, और इसी का हाफ कर दिया मैंने तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। तो हनी बी में जो इसमें भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट होता है। मेल, कुछ मेल्स हैप्लॉइड है और फीमेल्स डिप्लॉइड होती है। मैं इसको लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। टॉपिक आपका है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सेक्स। कौन कौन से फैक्टर पे सेक्स डिटरमाइन हो सकता है, तो आप पहला फैक्टर लिखोगे कि किस बेसिस पे हो सकता है, क्रोमोसोम के बेसिस पे हो सकता है ना। क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परेचर का फैक्टर हो सकता है। अगर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो टीचर, एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, टर्टल का एग्जाम्पल दे सकते हो। उसमें आप क्या लिखोगे बेटा, टर्टल के एग्जाम्पल में कि अगर इसका एग 33 डिग्री समथिंग पे हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, फीमेल, मतलब हाई टेम्परेचर पे फीमेल, और 28 डिग्री समथिंग पे हो रहा है तो मेल, ठीक। फिर एक है कि स्नेल का एग्जांपल दे सकते हो। स्नेल का दूसरा एग्जांपल है वो लाइफ टाइम सेक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हनी बी का एग्जांपल दे सकते हो। हनी बी में मेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड, मेल क्या होते हैं, सॉरी हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, 9th में पढ़े होगे, और फीमेल क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे और चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए जो टॉपिक नहीं समझ आया होगा मैं बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।